नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राम सेतु का एक अन्य नाम नहीं है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है एडम ब्रिज, ये राम सेतु का ही एक उपनाम है। सेतु बंध भी राम सेतु को ही कहा जाता है और नल सेतु भी राम सेतु को ही कहा जाता है। अर्थात एडम्स ब्रिज, सेतुबंध और नल सेतु जो है वो राम सेतु के उपनाम है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो नाम है वो राम सेतु का उपनाम नहीं है। तो ऑप्शन सी नालाबंदा जो दे रखा है यहाँ ऑप्शन सी में, ये राम सेतु का उपनाम नहीं है। जो ऑप्शन सी दे रखा है यह राम सेतु का उपनाम नहीं है। राम सेतु को हम लोग एडम्स ब्रिज, सेतुबंध और नल सेतु के नाम से जानते हैं। नल सेतु के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है। तो जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। तो यहाँ यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है। तो जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का है विजेता या विनर। विजेता या विनर। अगला प्रश्न है हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था। तो हर्यक वंश से मगध के पहले शासक जो थे वो बिंबसार थे। हर्यक वंश से मगध के जो पहले शासक थे वो बिंबसार थे। बिंबसार जो थे ना वो 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठते हैं। ध्यान देंगे बिंबसार जो है वो 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठते हैं। और बिंबसार जो थे यही हर्यक वंश के पहले शासक थे। हर्यक वंश के बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। हर्यक वंश को भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा गया है क्योंकि हर्यक वंश के सभी शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे हैं। हर्यक वंश के सभी शासक अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कथा सरित सागर की रचना किसने की। तो कथा सरित सागर जो है वो सोमदेव की रचना है। कथा सरित सागर जो है वो सोमदेव की रचना है, यानी सोमदेव की पुस्तक का नाम कथा सरित सागर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था। तो अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम टोडरमल था और टोडरमल ने ही भूमापी मापन की एक पद्धति दहसाला पद्धति का विकास किया था। दहसाला पद्धति, भूमापन की दहसाला पद्धति का विकास किसने किया था अगर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर होगा टोडरमल। और टोडरमल जो थे वो अकबर के राजस्व मंत्री थे। टोडरमल जो थे वो अकबर के राजस्व मंत्री थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अहमदनगर को अंततः किस वर्ष में मुगलों के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। तो अहमदनगर को 1637 में 1637 में मुगलों के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। अहमदनगर को 1637 में मुगलों के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। ध्यान देंगे, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। तो मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। और औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल आते हैं उन्हें हम परवर्ती मुगल के नाम से जानते हैं। परवर्ती मुगल, ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 ईस्वी में हो जाती है और 1707 ईस्वी के बाद जितने भी मुगल आते हैं उन्हें हम परवर्ती मुगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपसे अंतिम मुगल शासक का नाम पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिन्हें 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था और रंगून में ही इनकी मृत्यु होती है और रंगून में ही इनकी कब्र है। ध्यान देंगे, परवर्ती औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल शासक आते हैं उन्हें हम परवर्ती मुगल के नाम से जानते हैं। अंतिम मुगल शासक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक थे
बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक थे जिन्हें 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और इन्हें रंगून भेज दिया जाता है, रंगून निर्वासित कर दिया जाता है और रंगून में ही इनकी मृत्यु होती है और रंगून में ही इनकी कब्र है। यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय की जो कब्र है वो रंगून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो कि चालुक्य राजवंश ने वातापी में, इस जगह का नाम ध्यान रखेंगे, वातापी में शासन किया जो कि आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये जो वातापी थी ना, जो कि चालुक्य वंश की राजधानी थी, वह कर्नाटक राज्य में स्थित है, वह वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये वातापी कहाँ है, तो वातापी जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र क्या थी जब उन्हें मृत्यु तक फांसी पर लटकाया गया था? यानी जब भगत सिंह को फांसी हुई थी तब उनकी उम्र कितनी थी? तो भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तब उनकी उम्र मात्र 23 साल थी। भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष पर बल दिया है। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से किस चीज पर बल दिया है? तो मोक्ष पर बल दिया है। रामकृष्ण मिशन की सबसे प्रमुख शिक्षाओं में यह शिक्षा थी कि कोई भी व्यक्ति समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से, समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1897 में, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1897 में स्वामी विवेकानंद सरस्वती के द्वारा बेलूर से की जाती है, बेलूर मठ से की जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब हुई, तो आपका आंसर होगा 1897, 1897 में। किसके द्वारा की जाती है? तो स्वामी विवेकानंद विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और कहां से की जाती है? तो आपका आंसर होगा बेलूर से, बेलूर से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसे ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता है? आत्मीय सभा को ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसे ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता है, तो आत्मीय सभा को ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत 1927 में की गई थी। भीमराव अंबेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत 1927 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फूले की पुस्तक है। पुस्तक गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फूले की पुस्तक है, अर्थात पुस्तक गुलामगिरी को लिखा ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध ब्रिटेन तथा के बीच लड़ा गया। तो अफीम युद्ध जो है ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध जो है ना, वो मूल रूप से 2 अफीम युद्ध हुए थे। ध्यान देंगे, मूल रूप से 2 अफीम युद्ध हुए थे। पहला 1838 से 1842 तक, पहला अफीम युद्ध 1838 से 1842 तक। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 तक होता है। ये दोनों अफीम युद्ध जो है ना ब्रिटेन और चीन के बीच होते हैं। ये दोनों अफीम युद्ध जो है वो ब्रिटेन और चीन के बीच होते हैं, और जिसमें चीन अंतिम रूप से पराजित होता है, जिसमें चीन अंतिम रूप से पराजित होता है। तो इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे कि 2 अफीम युद्ध होते हैं, दोनों चीन और ब्रिटेन के बीच में होते हैं। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842, दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच होता है। दोनों अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच होते हैं, जिसमें कि चीन अंतिम रूप से पराजित होता है। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि अफीम युद्ध ब्रिटेन और किसके बीच हुआ था? तो अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। हमारा आंसर होगा चीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। लेकिन अगर आपसे कोई डेट पूछे तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर
9 दिसंबर 1946 को होती है। अगर आपसे कोई डेट पूछे तो आपका आंसर होगा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वह जीवन के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार से संबंधित है, या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 को हम लोग प्राण या दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करने वाला भी कहते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। तो यहां पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वह जीवन के अधिकार से संबंधित है, या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? तो यह सिफारिश की थी सरकारिया आयोग ने। सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश की थी कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह निष्पक्ष होनी चाहिए। सरकारिया आयोग के द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो संसद को देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र के सभी महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो संसद में ही किए जाते हैं, अतः संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो यहां दिए गए ऑप्शन में से एकमात्र प्रणब मुखर्जी ऐसे व्यक्ति थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये गौरव प्रणब मुखर्जी को प्राप्त है। ठीक है। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।